तो अपन लोग पुराने दो वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। पुराने दो वीडियो में पढ़े हैं, एक अपना बेसल सेल कार्सिनोमा और एक अपन पढ़े हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो जो ये वीडियो नहीं देखे ना उनके लिए एक माइल्ड इंट्रो बता देता हूँ क्या होता है। तो देखो, मेलेनोमा ना बेसिकली स्किन का कैंसर होता है, सबसे तेज फैलता है। तो देखो, स्किन के ना दो लेयर है, एक पिगमेंटेड वाला और एक नॉन पिगमेंटेड वाला। तो पिगमेंटेड वाले में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? मेलेनिन प्रेजेंट होगा। तो वही उसका कैंसर को क्या बोलेंगे अपन लोग? मेलेनोमा। तो पिगमेंटेड सेल्स के कैंसर को अपन लोग क्या बोल रहे हैं? मेलेनोमा। अब जिनमें पिगमेंट नहीं होगा तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे? सिंपल, नॉन मेलेनोमा। तो देखो, उसके अंदर दो होते हैं, जो बेस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसल सेल। और जो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्क्वामस सेल। तो देखो, नॉन मेलेनोमा के दो टाइप हो गए, बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सिंपल, ठीक है ना। तो देखो, समझ में आया? तो अपने पास तीन कैंसर हुआ, मेलेनोमा, नॉन मेलेनोमा। नॉन मेलेनोमा के अंदर आ गया बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये सबसे ज़्यादा 80% होता है, ये उससे कम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और मेलेनोमा अपना अलग ही पार्ट हो गया। तो चलो, तो इसमें जो पढ़ेंगे ना, तो इसमें अपने पास ना तीन मेन चीज़ अपने को पढ़ना है, बाकी और सब छोटी छोटी चीज़ें। क्या क्या? पैथोजेनेसिस का मेन है, क्रॉस फीचर मेन है, और माइक्रोस्कोपी, बाकी सब ऐसे सुनने के लिए। तो देखो, पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि इनहेरिटेंस से कम जाता है। मतलब क्या? कोई आदमी से, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन में जाए, ये कम चांसेस क्या होता है कि स्पोरेडिक मतलब क्या? अचानक से डेवलप हो जाए, मतलब म्यूटेशन के कारण हो रहा है। तो देखो, जैसे सनलाइट का अगर ज़्यादा देर एक्सपोजर हुआ, तो सनलाइट में यूवी होता है, तो यूवी एक्सपोजर से क्या हो रहा है? अपने अंदर म्यूटेशन हो रहा है। अब जीन में म्यूटेशन होगा ना, तो कुछ चीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी और कुछ चीज़ डीएक्टिवेट, मतलब डिसरप्ट हो जाएंगी। तो एक्टिवेट क्या हो रहा होगा? देखो, अपना जो सिग्नलिंग पाथवे होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाना, उस पाथवे में एक्टिवेशन हो गया, तो बहुत सारा सिग्नल पहुंच रहा होगा, देखेंगे अभी अच्छे से इसको। और दूसरा, टीलोमेरेज एक्टिवेट हो रहा है। मतलब टीलोमेरेज क्या होता है? देखो, कोई भी क्रोमोसोम होता है ना, तो उसके एंड्स को अपन लोग क्या कहते हैं? टीलोमेयर। तो उस पर डीएनए ही होता है। तो धीरे धीरे जब अपना एज होता है ना, तो ये डीएनए खराब होने लग जाता है। तो एक इंजाइम होता है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? टीलोमरेज, जो इसको मेंटेन करके रखता है इसके, तो अपन लोग बुढ़ाते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन किस चीज़ का हो रहा है? एक सिग्नलिंग पाथवे का एक्टिवेशन हो रहा है और एक टीलोमरेज। तो सिग्नलिंग पाथवे को समझते हैं होता क्या होता। देखो, यहाँ पे तीन फोटो है, एक अपना आमरस का फोटो जिससे अपन लोग क्या याद करेंगे? रास। एक ब्रा का फोटो जिससे अपन लोग क्या याद करेंगे? ब्रेफ। और एक किटकैट है जिससे किट याद करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तीन बेसिकली सब जीन है जिनसे प्रोटीन बनते हैं और फिर अपना काम होता है, ठीक है ना। ये तो रास जीन से क्या बनेगा? रास प्रोटीन। तो देखो, रास जीन है, ये प्रोटीन बनाया, ग्रोथ मतलब ग्रोथ फैक्टर बनाया, ग्रोथ सिग्नल गया और किसको एक्टिवेट करेगा? ब्रेफ को। अब ब्रेफ फिर ग्रोथ सिग्नल बनाएगा और वो किसको एक्टिवेट करेगा? जाके किट को। और किट बेसिकली क्या है? रिसेप्टर है, ग्रोथ रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो रास ने किसको एक्टिवेट किया? ब्रेफ को। और ब्रेफ ने किसको एक्टिवेट किया? किट को, ठीक है ना। और ये किट एक्टिवेट होगा तो एक पाथवे चलेगा, अंत में क्या? ग्रोथ हो रहा होगा मेलेनोसाइट का, ये नॉर्मली चलता है, ठीक है ना। तो इनको रोकने के लिए दो ताऊजी होंगे, कौन कौन से? एक NF1 होगा जो कि रास को रोकेगा, और एक अपना P10 होता है जो कि इसको रोकता है, सीधे डायरेक्ट पाथवे को रोकता है। तो इसमें अगर सारे नाम कंफ्यूज हो गए होगे ना, तो एटलीस्ट इन तीन नाम को याद रखो। आम रस से रास को याद रखो, ब्रा से ब्रेफ को याद रखो, और किटकैट से किट को याद रखो, ठीक है ना। रोकने वाले अगर याद कर ली तो अच्छी बात है, NF1 नेचुरल फैक्टर 1, और P10, ठीक है ना। P10 पिटाई से याद कर लो, P10 ये किसको ब्लॉक कर रहा है, और पाथवे का नाम क्या है? AK47 से याद कर लो, AKT P13 के AKT पाथवे। और इसके कारण क्या हो रहा है? मेलेनोसाइट का ग्रोथ हो रहा है। ये नॉर्मल पाथवे किसी भी ऑर्गेनिज्म में चलता होगा, पर इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन। सबसे ज़्यादा म्यूटेशन किस में होता है? ब्रेफ में। तो जैसे मान लो, देखो, इसमें म्यूटेशन हुआ ना, तो ये हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, मतलब हमेशा ग्रोथ सिग्नल भेजते जाएगा। अब हमेशा सिग्नल भेजेगा तो हमेशा किट एक्टिवेट होगा, और हमेशा किट एक्टिवेट होगा तो हमेशा पाथवे एक्टिवेट होगा, और पाथवे एक्टिवेट होगा तो हमेशा ग्रोथ होते जाएगा, और ग्रोथ होते 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 यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा, सिंपल। तो देखो, सबसे ज़्यादा किसका हो जा रहा है? ब्रेफ के म्यूटेशन हो जा रहा है, उसके बाद फॉलोड बाई रास, और ये सब फिर बाद में। तो जैसे मान लो इन इसका म्यूटेशन हुआ तो ये चलता रहा, तो ये बार बार एक्टिवेट हुआ, बार बार पाथवे एक्टिवेट हुआ। सिमिलरली ये भी है, अगर ये एक्टिवेट हुआ, अगर हम म्यूटेशन हुआ, तो ये हमेशा सिग्नल भेजते रहेगा, सिग्नल भेजते रहेगा, तो ये हमेशा एक्टिवेट होगा, ये हमेशा एक्टिवेट होगा, तो इसको हमेशा किट को एक्टिवेट करेगा, और किट को एक्टिवेट करेगा तो P13 के AKT पाथवे एक्टिवेट होता रहेगा, तो ग्रोथ होता जाएगा, सिंपल। सिमिलरली इनमें म्यूटेशन हुआ तो ये लोग का काम क्या था? स्विच ऑफ करना है इनको, तो ये स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ये हमेशा एक्टिवेट रहेगा, फिर वही सिग्नल भेजेगा, ब्रेफ एक्टिवेट होगा, किट एक्टिवेट होगा, पाथवे चलता रहेगा, सिंपल। सिमिलरली इसका भी काम वही था, P10 को रोकना था P13 के AKT पाथवे को। अगर ये म्यूटेट हो गया तो ये पाथवे चलता रहेगा तो ग्रोथ होता रहेगा, सिंपल। तो ये अपना ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे हो गया। कुछ नहीं याद हुआ हो तो तीन फोटोज़ को याद रख लो, आम रस से रस, ब्रा से ब्रेफ, और किटकैट से किट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं अपन, दूसरा क्या बोले थे?
क्रोमोसोम देखे थे, क्रोमोसोम के एंड्स पे जो डीएनए था उसको अपन लोग क्या कहते हैं, टीलोमियर। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो एंजाइम था वो क्या था, टीलोमेरेज। तो टीलोमेरेज क्या है, बेसिकली एंजाइम है ना। और एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन किससे बनता है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। तो अपन एक जीन की बात कर रहे हैं। सर्ट से याद कर लो, टर्ट, टर्ट मतलब क्या, टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सिंपल। तो ये है इसके, इसमें हम लोग का प्रोमोटर म्यूटेशन हो रहा है। प्रोमोटर क्यों, मतलब इसके एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। अगर अपना डिप्रेशन म्यूटेशन होता है मतलब क्या, इसका एक्सप्रेशन घट जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब समझ रहे हो, जीन से प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है मतलब एंजाइम ज़्यादा बन रहा है, और एंजाइम ज़्यादा बन रहा है मतलब उसका काम ज़्यादा हो रहा है, सिंपल। तो देखो टी क्या कर रहा है, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ टी किया प्रोमोटर म्यूटेशन के कारण। तो उसके कारण क्या हुआ, टीलोमेरेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। अब टीलोमेरेज ज़्यादा बना तो अपना टीलोमेर प्रिजर्व हो जाएगा, बच के रहेगा। तो इसलिए सेल बुढ़ाएगा नहीं, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम सेनेसेंस। तो अगर सेल बुढ़ाएगा नहीं तो जिंदा रहेगा, तो बहुत सारे सेल मरेंगे नहीं तो इकट्ठा होते जाएंगे। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन। और ऐसे ट्यूमर को अपन लोग क्या कहेंगे, मेलेनोमा, सिंपल। तो 70% केसेज में ये पाया जाता है, कौन सा, टी का प्रोमोटर म्यूटेशन, सिंपल। तो इसमें से याद क्या करना है, इतना पूरा नहीं, एक ये याद कर लो। जैसे इसमें क्या याद करना था, रास ब्रेफ और किट याद कर लो, मेन यही था। इसमें क्या याद कर लो, टी याद कर लो, और उसमें कैसा म्यूटेशन हो रहा है, प्रोमोटर म्यूटेशन हो रहा है, सिंपल। चलो अब अपन देखते हैं डिस्ट्रप्शन। तो क्या ये तो चीज़ एक्टिवेट हो गई, ये भी एक्टिवेट हो गया था तो एकदम बढ़ते जा रहा था, ग्रोथ होते जा रहा था। सिमिलरली टीलोमेरेज भी एक्टिवेट हो गया तो उसको बुढ़ाने से बचा लिया तो काम हो गया। अब सिमिलरली डिस्ट्रप्शन, खराब क्या हो रहा है, तो देखो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है, सीडी से याद कर लो, सीडी का फोटो लगा दूंगा मैं नोट्स में। तो सीडी के N2A, इसका फुल फॉर्म याद नहीं करना है, पर अगर जिनको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं याद होता उनके लिए बनाया हो। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर 2A, ठीक है ना। ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ट्यूमर को सप्रेस कराना, ठीक है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये खराब हो गया, देखो लाल इसलिए बना दिया कि हरा से लाल हो गया, खराब हो गया। तो ये खराब हो गया तो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो मेलेनोसाइट बढ़ते जाएगा, प्रोलिफरेशन होगा तो मेलेनोमा हो जाएगा, सिंपल। तो इसका पैथोजेनेसिस समझ में आया। इनहेरिटेंस कम होता है, ज़्यादातर किस फॉर्म में होता है, स्पोरेडिक फॉर्म में होता है। उसमें बेसिकली ये यूवी के कारण म्यूटेशन हो जा रहा है, तो कुछ एक्टिवेट हो जा रहा है, कुछ डिसरप्ट हो जा रहा है। एक्टिवेट क्या हो जा रहा है, सिग्नलिंग पाथवे और टीलोमेरेज वाला पाथ। तो देखो सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हुआ तो मतलब क्या, रास एक्टिवेट हुआ, ब्रैफ एक्टिवेट हुआ, किट एक्टिवेट हुआ, रोकने वाले NK1 म्यूटेट का दिक्कत हो सकता है, P10 का दिक्कत हो सकता है। टीलोमेरेज में कौन सा जीन एक्टिवेट हो गया प्रोमोटर म्यूटेशन से, अपना TER, इसका फुल फॉर्म क्या है, टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसमें दिक्कत किसका हो रहा है, CD के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A इनहिबिटर, ठीक है ना। इसमें ये खराब हो जा रहा है तो अपना बार बार प्रोलिफरेशन हो जा रहा है, सिंपल। ये है इसका पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बाद समझो क्या है इसमें, अब बचा क्या, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी में। तो देखो ग्रॉस में ना दो फेजेस में बढ़ता है ये। पहले ये मान लो, देखो अपन ये स्किन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये लीजन पाया गया कैंसर का, तो पहले इधर इधर अपना साम्राज्य बढ़ाएगा अपने ऊपर सरफेस पे। तो इस ग्रोथ फेज को अपन लोग क्या बोलेंगे, रेडियल ग्रोथ फेज। उसी स्किन में जब ये यहाँ बढ़ गया तो उसके बाद जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो उसको अपन लोग बोलेंगे वर्टिकल ग्रोथ फेज, सिंपल। तो देखो रेडियस में स्प्रेड कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल ग्रोथ फेज, और इसमें वर्टिकली ग्रो कर रहा है तो मेटास्टेज अपन वर्टिकल ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो क्या होता है, ये नीचे इन्वेड नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए नीचे इन्वेड नहीं किया, ब्लड वेसल में नहीं जाएगा, ब्लड वेसल में नहीं जाएगा तो पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा, इसलिए कैपेसिटी ऑफ मेटास्टेसिस में नहीं होता है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होता है, ठीक है। और क्लिनिक्स में इसके 3 केसेस पाए जाते हैं इन जनरल। जैसे मान लो जो एरिया जो अपना स्किन है सन को एक्सपोज्ड है, वो वाले एरिया पे जो डेवलप हो रहा होगा ना कार्सिनोमा, उसको अपन लोग क्या बोल रहे होंगे, सुपरफिशियल है स्प्रेडिंग वाला, ठीक है। दूसरा ये कौन सा, जो धूप वाले एरिया में अगर पड़ रहा है, तो अगर ऐसी स्किन में डेवलप हो रहा है जहाँ पे धूप नहीं पड़ रहा है तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो म्यूकोसा तो आता है तुम लोग को, और मेलेनोमा भी आता है। बीच का एक चीज़ याद करना है, क्या, लेंटीजीनियस। लेंटीजीनियस क्या होता है, ये चितकबरे दाग होते हैं जो फॉरेनर्स पे, वैसा, ठीक है ना। तो म्यूकोसल लेंटीजीनियस मेलेनोमा, सिंपल। तो अपना एक तो हो गया जो सुपरफिशियली फैल रहा था अपने सन वाले एरिया में, उसको अपन लोग क्या बोले, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसल लेंटीजीनियस मेलेनोमा। कुछ इसमें याद बस एक चीज़ करना है, ये तो आप बाद में जोड़ सकते हो, म्यूकोसल और मेलेनोमा, ठीक है। और ये है जो बूढ़ों में पाया जाता है, उनमें लीजन पाया जा रहा है, तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, मेलिग्नेंट और लेंटिगो तो अभी बता क्या है चितकबरे, तो लेंटिगो मेलिग्ना, ठीक है ना, सिंपल। तो 3 केसेस देखिए अपन लोग, एक सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, एक म्यूकोसल लेंटिगस मेलेनोमा, और ये क्या अपना हो गया, लेंटिगो मेलिग्ना, ठीक है ना। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा फेज हो गया, रेडियल ग्रोथ फेज। उसके बाद ये कैसे हो सकता है, वर्टिकल, नीचे की साइड ग्रो कर रहा है, तो वही ट्यूमर नीचे की साइड ग्रोथ करेगा। अब सिंपल सी बात है, ये देखो स्किन है, ट्यूमर जब नीचे की साइड ग्रो करते जाएगा तो यहाँ नोडुल का फॉर्मेशन हो जा रहा है ये, तो वही नोडुल का फॉर्मेशन होगा, और ये अगर ब्लड वेसल में चला गया तो मेटास्टेटिक पोटेंशियल भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस किस पे डिपेंड करता है कि कितना नीचे तक जा रहा है, और उसको हम लोग नापते किससे, आईब्रो से याद कर लो, क्या,
आईब्रो, ब्रो से ब्रेस्लो, तो ब्रेस्लो थिकनेस होता है एक तो, कि कितना नीचे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका ब्रेस्लो थिकनेस पाया जाएगा, सिंपल। तो ग्रॉस अपना सिंपल था, एक तो रेडियल और एक वर्टिकल। रेडियल में अपन लोगों ने क्या देखा, मेटास्टेसिस नहीं दिखाएगा, जबकि इसमें मेटास्टेसिस दिखाएगा, जिसको अपन लोग किससे नाप रहे हैं, ब्रेस्लो थिकनेस से, सिंपल, ठीक है ना। और इसके 3 केसेस क्या क्या थे, लेंटिगो मेलिग्ना जो कि बूढ़ों में पाया जा रहा है, जो धूप वाले एरिया में पाया जा रहा है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, और जो धूप वाले एरिया में नहीं पाया जा रहा है उसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, म्यूकोसल लेंटिग्यूनस मेलेनोमा, सिंपल। अब माइक्रोस्कोपी देखते हैं, कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपी इसका आसान है। मेलेनोमा हो रहा है ना, किस में हो रहा है, मेलेनोसाइट से ही हो रहा होगा ना मेलेनोमा। तो देखो ये अलग से सेल बनाया गया है, यही सब सेल है, इनको जूम करके दिखा रहा है कि ऐसा दिख रहा होगा। तो देखो ये बड़ा सा सेल है ना, तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, ट्यूमर है, सिंपल सी बात है। तो साइज लार्जर देन नॉर्मल मेलेनोसाइट, न्यूक्लियस लार्जर देन न्यूक्लियाई, और अंदर एकदम डेंस क्रोमेटिन पाया जाता है ना, तो उसका क्लम्पिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत सारा मल्टीप्लाई कर रहा होगा, और जो सेल बार बार मल्टीप्लाई करते हैं ना उन्हीं को अपन लोग माइटोटिक फिगर्स कहते हैं। आगे भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब ट्यूमर होता है तो सेल बार बार मल्टीप्लाई करते हैं और बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को अपन लोग माइटोटिक फिगर, तो इसमें माइटोटिक फिगर दिख रहा होगा, सिंपल। तो अपना इंडिविजुअल सेल, ट्यूमर सेल कैसा दिख रहा है, साइज उसका बढ़ गया, न्यूक्लियस भी बढ़ गया, और न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट भी डार्क हो गया, मतलब क्रोमेटिन का क्लम्पिंग हो गया, सिंपल। ये देखो ये तो अपना ये सब मेलेनोसाइट्स ही हैं, ठीक है ना। इनको जब हम लोग जूम करके देखे तो ऐसा दिख रहा था। और ये जो देखो ये अलग से काले काले दिख रहे हैं ना, ये क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि ट्यूमर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स, टिल्स, ठीक है ना। आगे काम भी आएगा इसका। तो ये अपना माइक्रोस्कोपी हो गया, सिंपल, सेल को देखे और टिल्स को देखे, बस। अब देखो डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे ना इस माइक्रोस्कोपी को ग्रेडिंग किया जाता है, आसान है, बहुत ही आसान है ये। इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको लेयर्स को याद करना है। तो देखो आपको स्किन में जो लेयर होता है ना उसको अपन लोग डर्मिस कहते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये डर्मिस का पार्ट है, ठीक है ना। अभी इसको अच्छे से और समझाऊंगा मैं। और तो डर्मिस के ऊपर वाले पार्ट को अपन लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो देखो जो अपन लोग वर्टिकल ग्रोथ कर रहे थे ना, तो अगर वर्टिकल ग्रोथ जो है सिर्फ एपिडर्मिस तक पहुंचा है तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, लेवल 1 पे है ये कार्सिनोमा, ठीक है ना। अगर वो देखो अब अपन लोग ने क्या बोला, डर्मिस, ये पूरा डर्मिस वाला एरिया है, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस था, ठीक है। अब देखो डर्मिस को भी अलग अलग पार्ट में बांटा है, कैसा, देखो यहाँ पे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेपिला। तो ये डर्मिस क्या हो गया, पेपिलरी डर्मिस, को कहाँ से कहाँ तक, ये वाला एरिया जो पूरा है ना ये पेपिलरी डर्मिस हो गया, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला बचा एरिया है ना, ये एकदम सीधा साधा दिख रहा है, मतलब रेटिकुलर है, तो ये वाला पार्ट हो गया रेटिकुलर डर्मिस। मैंने क्या बताया, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। डर्मिस में ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, पेपिलरी डर्मिस, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, रेटिकुलर डर्मिस। तो इन दोनों के बीच का क्या है, ये इंटरफेस है, जोड़ने वाला काम है। तो देखो पेपिलरी रेटिकुलर डर्मल इंटरफेस, तो देखो क्या क्या पढ़ा है मैंने, एपिडर्मिस था, उसके नीचे क्या था, पेपिलरी डर्मिस था, फिर उसके सबसे नीचे क्या था, रेटिकुलर डर्मिस था, और दोनों के बीच का क्या था, पेपिलरी रेटिकुलर डर्मल इंटरफेस, सिंपल। और लास्ट में तो फैट आ जाता है। तो जितने लेवल पे जा सकता है ना, जैसे ही वर्टिकल वाला यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक, एपिडर्मिस तक, तो इसको लेवल 1 का बोलेंगे कार्सिनोमा। जब वो पेपिलरी डर्मिस तक पहुँचा तो लेवल 2 का बोलेंगे। जब वो इंटरफेस तक पहुँच गया तो लेवल 3 का बोलेंगे। जब वो रेटिकुलर डर्मिस तक पहुँच गया तो लेवल 4 का बोलेंगे। और जब वो फैट तक पहुँच गया तो लेवल 5 का बोलेंगे, सिंपल। यही इसका हिस्टोलॉजी का ग्रेडिंग हो गया, सिंपल। तो ये अपना कर लिया। अब बस छोटे छोटे पॉइंट्स बचे वो देख लेते हैं। जैसे कि क्लिनिकल फीचर क्या, ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होगा, दिखेगा नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा होगा लीजन पे, पर इसकी वार्निंग साइंस क्या है, ये होता कहाँ पे पता है, मोल, जहाँ अपने को मोल होता है ना, इसको हिंदी में मोल को क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, तो आप बताइएगा मोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसके अपने कोई वार्निंग साइंस होते हैं कि देखो जो मोल होता है, अपना स्किन देखा है ना, स्किन पे जो मोल है ना, मोल के ऊपर ये काला काला जैसे, जिनको अच्छा मसा, मसा, मोल को मसा कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो मसा को अपन लोग देख सकते हैं, किसी को अगर मसा है ना उसमें गड़बड़ी आ रही है, जैसे कि एसिमेट्री हो जा रही है, बॉर्डर बदल जा रहे हैं, उसके कलर बदल जा रहा है, या फिर डायमीटर का इंक्रीज हो जा रहा है, ABCD, एसिमेट्री, बॉर्डर्स, इरेगुलर बॉर्डर्स, वेजिटेटिव कलर्स, इंक्रीज डायमीटर्स। ये नहीं याद करोगे तो चलेगा, पर अब लिखा है तो मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं कि कार्सिनोमा में वो डेवलप हो सकता है, समझे। तो इसका क्लिनिकल फीचर होगा कि ज़्यादातर ये दिखता नहीं है, दिखेगा तो हल्का हल्का दर्द हो रहा होगा। प्रोग्नोसिस मतलब क्या, कि अगर मान लो किसी को हो गया है तो ठीक, फेवरेबल प्रोग्नोसिस के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इन जनरल फीमेल में ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। और लोकेशन मतलब क्या, अपने बॉडी के सेंटर में नहीं, हाथ पैर में दूर दूर पे हो गए तो ठीक हो सकता है। ये जनरल वाला पार्ट हो गया। जनरल में क्या क्या आ गया, जेंडर और लोकेशन। और बाकी ट्यूमर के अपने खुद की फीचर पे डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितना गहरा गया। जो ब्रेस्लो अपन लोग पढ़े थे, ब्रेस्लो इंडेक्स, ब्रेस्लो थिकनेस अगर लेस देन 1.5, थोड़ा सा ही अंदर तक गया है स्किन के, तो ये ठीक हो सकता है।
कम माइटोसिस हो रहा होगा, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स कम आ रहे होंगे, तो मतलब और रिस्पांस अच्छा आ रहा होगा, मतलब बेसिकली ब्रिस्क रिस्पांस, मतलब ल्यूकोसाइट्स ट्यूमर को मारने के लिए अच्छे आ रहे होंगे। टिल्स का फुल फॉर्म क्या था? ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो अगर वो अच्छे आ रहे होंगे तो अपना प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो प्रोग्नोसिस को आप लोगों ने दो पार्ट में बांटा, जनरल और ट्यूमर। जनरल क्या, लड़कियों में जल्दी ठीक हो जाएगा, और एक्सट्रीमिटीज़ में होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्यूमर कम ही घुसा हो तो ठीक है, अपना लिम्फोसाइट ज़्यादा आ गया होगा तो ठीक है, माइटोसिस कम कर रहा होगा, सिंपल। रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स है इसका क्या, पहले से आपको नेवियस आपको बताना है। जैसे मोल ने बता दिया ना, मसा कहते हैं, नेवियस, अच्छा ठीक है। जो फॉरनर्स में जो दाग दिखता है ना, उसी को लेंटिगस या नेवियस, उन्हीं टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो अगर पहले से आपके स्किन में कोई कंडीशन प्रेजेंट है ना, ये नेवियस वाला, या फिर मोल में अपीयरेंस चेंज हो रहा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि इनके कारण और हो सकता है, ठीक है। या तो आपको बहुत सारे मोल्स हैं और उनके डायमीटर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो चांसेस है कि आपको कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएगा। और बाकी तो जेनेटिक कंडीशन में अगर दिक्कत आ रहा है तो होगा ही, सिंपल। तो ये नीचे वाले पॉइंट्स मैंने अच्छे से नहीं समझा, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ऊपर ऊपर से ये समझ लो कि क्लिनिकल फीचर्स में क्या था, ए बी सी डी। ए का मतलब क्या था, एसिमेट्री। बी का मतलब इरेगुलर बॉर्डर। सी का मतलब वेजिटेड कलर। और डी मतलब डायमीटर बढ़ रहा हो मोल का, सिंपल सी बात है। जनरली प्रोग्नोसिस में औरतों में जल्दी ठीक हो जाएगा। और ट्यूमर का फीचर देख लो कि ज़्यादा गहरा तो नहीं गया है, और वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि नहीं। और रिस्क फैक्टर्स में क्या है, वही मोल को देख लो, नेवियस को देख लो, जेनेटिक कंडीशन, बस खत्म। ये मैं डायग्राम बना दिया हूँ, अगर ये पूरा पढ़ लोगे ना तो इस बार एक नोट इसको एक बार देख लेना, अगर सब समझ में आ जाएगा तो ये थोड़ा सा एडवांस वाला, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, इतने में भी काम अपना हो जाएगा। चलो।